नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 का अध्याय 4 किस चीज से संबंधित है? राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण। चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देखो, राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण, वस्त्र और आभूषण से संबंधित टॉपिक देते ही देते हैं सिलेबस के अंदर और प्रश्न पूछते हैं। देखो मैं बताता हूं आप लोगों को पहले कि अपन कैसे पढ़ने वाले हैं। कई सारी चीजें है ना, मैंने खुद ने भी ये जब मैं स्लाइड्स बना रहा था तब मैंने नोटिस की कि अच्छा इन्हें ये कहते हैं। जैसे कि देखो ये यहाँ पे कपड़ों की, पोशाकों की अलग अलग आप लोगों को पगड़ी भी कौन सी कैसे शेप होता है वो सारी देखने को मिल जाएगी। मतलब देख के चीजें याद करनी है इस बार अपन को। और ये भाई साहब, ये मैंने भी पहली बार देखे हैं। जो पगड़ी पर बांधे जाने वाले जो आभूषण होते हैं, जो इनकी सजावट के लिए बांधे जाते हैं, वो कि किसको बालाबंदी कहते हैं, दुगदुगी कहते हैं। तो ये सारी चीजें देखने से सीधा आप लोगों के दिमाग में बैठने वाली है। ये पूरी ही क्लास ऐसी होने वाली है, एक बार एक नजर मार लो कि हाँ ये है महिलाओं के आभूषण है, कपड़े हैं। ये भी आभूषण तो महिलाओं के कल पढ़ेंगे, लेकिन कपड़ों तक जो है आज अपन पढ़ने वाले हैं। फिर ये इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज को पढ़नी है, देखनी है, याद करनी है और अपने जहन में बिठा लेना है कि हाँ ये इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, देखो पूरी मेहनत की जा रही है आप लोगों को कैसे याद हो इस चीज के अंदर जो है, और कैसे क्रिएटिविटी की जाए, किस तरीके से पढ़ना और रुचिकर बनाया जाए। क्योंकि रुचिकर होगा, रुचि जागेगी तो अपने आप चीजें आसान होने लगेगी, है ना। तो ये आरबीएससी वाला जो अपना बैच चल रहा है उसमें बहुत ही क्लियर विजन लेके चल रहे हैं कि चीजें बच्चों को याद हो। परंपरागत तरीके तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, मैंने खुद ने 4-4 बैच करवा दिए परंपरागत तरीके से हर चीजें। ये इस बार थोड़ा अलग है, यूनिक है कि इस बार थोड़ा सा अपन जो है क्रिएटिविटी करते हुए चलते हैं। तो सभी के लिए क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। आज सोमवार है और सोमवार से आप लोगों को पता है फिर अपनी 5 दिन जो है फ्रेश क्लासेस आती है। अच्छा, अभी तक भी कई बच्चों को नहीं पता, कमेंट करके कहते हैं कि सर आज क्लास क्यों नहीं आई शनि रवि के दिन। तो टाबरों, शनि रवि ने थोड़ा थे भी रिवीजन कर लिया करो और मैं भी थोड़ी सांस लेना, क्योंकि पूरा ही सप्ताह जो मैं लागूड़ा ही रहा। तो कम से कम शनि और रविवार जो है अपने वीकली ऑफ रखते हैं क्लास को, ताकि आप लोग भी रिवीजन कर लो और हम भी थोड़ा सा समय को मैनेज कर लें कि वापस जो है आने वाले 5 दिन आप लोगों को पूरी ऊर्जा के साथ में क्लासेस दे पाए। तो करें शुरू। देखो राजस्थान की वेशभूषा के अंदर यदि देखें तो वेशभूषा में रंगों की प्रधानता है, रंग बिरंगापन है और बहुत ही रोचक तरीके की वेशभूषाएं देखने को मिलती है। यदि आपको इसमें पूछते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा रंग इसमें देखने को मिलता है, तो कसुमल देखने को मिलता है। कौन सा? कसुमल। कसुमल यानी कि लाल रंग होता है। कसुमल कौन सा होता है? लाल रंग होता है। ये एक बार प्रश्न पूछा था, कसुमल रंग कैसा होता है। अब आप लोगों के ये जो है लाइनें बना बना के देंगे एग्जामिनर कि ये इसकी कहावत भी देंगे, इसका जो दोहा है वो भी देंगे, रंगों की विविधता देंगे आप लोगों को। जहां से भी प्रश्न पूछे भाई साहब पर जेजेडी आर्मी तैयार रहनी चाहिए कि कटू पूछ ले एग्जामिनर, अपन करे नाड़ो है। चला, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खासियत क्या है? रंग बिरंगापन। अभी आप लोगों को बताया रंग बिरंगा और लाल रंग, क्या प्रधानता, क्या ध्यान रखनी? लाल रंग। सभी रंगों का उपयोग होता है, लेकिन लाल रंग में इतनी विविधता है जितना यहाँ पे और कोई भी रंग देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, एक प्रसिद्ध दोहा भी है इसके लिए लाल रंग के महत्व को बताते हुए कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन। क्या है? कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला, दूजी मरवण, तीजो कसुमल। ढोला मरवण तो ढोला मारू तो आप लोगों को पता है राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। सिरोही के अंदर ऊंट पे बैठी हुई दंपत्ति ढोला मारू है। ढोला मारू पे चित्र भी बने हैं। और ढोला मारू एक वो भी चीज होती है, जब ढोला मारू किसी के मतलब पल्ले पड़ जाए तो वो मतलब इस दुनिया से बहुत ही अलग महसूस करता है 4-6 घंटे 8 घंटे के लिए। समझ रहे हो जो चीज कह रहा हूं? तो वो भी ढोला मारू होता है। लेकिन ढोला मारू एक वैसे क्या है? दंपति है। तो ढोला और मरवण और कसुमल, कसुमल का मतलब होता है लाल रंग। ये इसमें ये ध्यान रखना है, कसुमल का रंग पूछा जाता है। ठीक है, इम स्क्रीनशॉट लेने जड़ा की नहीं है, पर तो भी थे ले सको। मैं चित्रों रे आगे कंटेंट थान दिखे। ठीक है, बचा आगे बेटा। अब कंटेंट जो है याद करने लायक अब आए। ठीक ठाक। देखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता कहां पे है बताओ। देखें कालीबंगा सभ्यता जब नाम आ गया, पढ़ा है अपन ने, कहां पे है? हनुमानगढ़। कहां पे है? हनुमानगढ़। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता का संबंध कौन सी सभ्यता से रहा है? सिंधु कालीन सभ्यता से। किससे रहा है? सिंधु कालीन सभ्यता। ठीक है, सिंधु कालीन सभ्यता से। थोड़ा सा मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, काली बंगा, इसमें भी देखो आभूषण है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है? आभूषण है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे भी जो है ये कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीकृत सभ्यता थी। ये कैसी थी? नगरीकृत सभ्यता थी। आदि ऐतिहासिक काल की ये सभ्यता थी। हनुमानगढ़ के अंदर अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की। ये तो याद है ना? याद कर जो हाथे हाथे, ठीक है, खाली क्लास देखना नहीं, हाथों हाथ याद भी करना है। तो देखो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहां पड़ती है? आहड़ है उदयपुर के अंदर। आहड़ कहां है? अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी। आहड़ कहां है? उदयपुर के अंदर। ये कहां है? उदयपुर के अंदर है आहड़। ये ग्रामीण संस्कृति है आहड़ सभ्यता। तो यहाँ पे जो है इस काल में सूती वस्त्रों का चलन था। अब देखो वास्तविक सूती वस्त्र का जो यदि पूछे आप लोगों को कि सूती कपड़ा कहां से मिला है, तो सूती कपड़ा दो जगह से मिला है। जब वेशभूषा के अंदर पढ़ ही रहे हैं तो ध्यान रखना कि सूती कपड़ा आप लोगों को पूछ ले तो सूती कपड़ा भाई साहब दो जगह से मिला है। एक तो बैराट, दोनों ब से ही आते हैं, और एक है बालाथल। एक है बालाथल, ठीक है। बैराट के अंदर तो सूती कपड़े में लपेटी हुई मुहर है, मुद्राएं मिली है, और यहाँ पे बालाथल से भी मिला है। तो वास्तविक सूती कपड़ा कहां से मिला है? बैराट और बालाथल से मिला है। लेकिन यहाँ पे आपकी कक्षा 10 की किताब में वेशभूषा वाले टॉपिक के अंदर क्लियर दे रखा है कि कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से सूती वस्त्रों का प्रचलन था। उत्खनन में मिले कई रुई कातने के चक्र और तकली इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये जो है अपने क्या कहते हैं? चरखा, ठीक है, चक्र यानी चरखा, और चरखा मिला, तकली मिले, इससे पता चलता है कि भाई साहब सूती वस्त्र तो यहाँ पे भी पहनते होंगे। तो ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखो जनसाधारण का पहनावा कैसा था? प्राचीन समय में आम लोगों में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परंपरा आज भी दिखती है, जहां गांवों में मुख्यतः जो है धोती और ऊपर ओढ़ने के लिए पछेवड़े का प्रयोग करते हैं। सर्दी के मौसम में अंगरखी पहनने का प्रयोग है। देखो धोती कपड़ा है ना, धोती और अंगरखी, ऊपर जी को पहने वो अंगरखी है। देखो ये धोती है और ऊपर ये जो पहनी हुई है ये अंगरखी है। अंगरखियां बहुत तरह की होती है, ये सारी अंगरखियां हैं। और ऊपर जो होता है वो होता है आप लोगों के पछेवड़े का प्रयोग करते थे ओढ़ने के लिए। पछेवड़े, खेसले, सर्दी के अंदर खेले खेसले भी होते थे। तो अपने ग्रामीण संस्कृति के अंदर अपन ने बहुत अच्छी तरीके से जो है ये चीजें देखी है कि क्या परिवेश है। अच्छा, आने वाले समय में पैंट शर्ट और ये मतलब बहुत देखने को मिलते हैं। अब देखने को मिलते हैं, मैं खुद भी पैंट शर्ट पहनता हूं, और ज्यादातर 95% लोग अपन कहे कि पैंट शर्ट पहनते हैं। जो पुराने बूढ़िया हैं, ठीक है, जो बहुत कम लोग दिखेंगे आपको कि धोती कुर्ता पहनते हैं। अब उसमें कारण क्या है कि धोती भाई सब बांधनी भी तो आनी चाहिए, लेकिन है धोती बांधनी भी तो आनी चाहिए। बीच बाजार में खुल जाए तो इतनी मतलब पंपाल कौन करे? पैंट शर्ट क्या सीधा डायरेक्ट पहने, और वो वाली सुविधा हो गई अंग्रेजों ने लाए, और ये जो है डायरेक्ट ही पहने और चलो भाई। तो आजकल तो फैशन तो आ भी है कि फाटोड़ी पैंट पहन ले, है पहला तो फाटोड़ी कोर पहनता, आजकल तो फाटोड़ी कारी लगाई ये भी फैशन चले। बोलो नई के नाम पे लेके आते हैं और फटी हुई पहनते, और उसमें फैशन के फकीर बन के घूमते हैं। अपन को बहुत बड़ा यूं समझते आ रहे हैं। कोई कहते फाटोड़ी की बड़ी, अरे तन के ध्यान पड़ रहा है, आई फैशन है। क्या फैशन है? फैशन के फकीर हो रहे हो तुम, है क्या मतलब है इस ऐसी फैशन का कि जब आपको कपड़े पहनने का सेंस ही नहीं, पता ही नहीं चले कि कपड़ा होता है तन को ढकने के लिए, ना कि फटे हुए पहन के घूमने के लिए। है लोग मजबूरी में फटे हुए पहन ले, वो बात अलग है, शौक से कौन पहनता है यार? क्या फैशन है? तो ये ग्रामीण संस्कृति। अब आजकल तो धोतियां भी है ना रेडीमेड आ गई, डायरेक्ट पैरों और छुट्टी तो ऐसी भी आ गई है। मेरे बड़े भी पड़ी है दो धोतियां, इनमें मन ध्यान है, और दोनों ही रेडीमेड है। कभी कोई कार्यक्रम एड हुआ है ना, पूजा अभिषेक वगैरह, तो बिम पैर लिया करा। लोगन के ध्यान के बांधी ओढ़ी है कि डायरेक्ट पैर ओढ़ी है रेडीमेड, है दिखे तो धोती बस। लोग ध्यान वही है, धोती बांधनी नहीं आती। आजकल लोगों को बांधनी नहीं आती इसलिए भी नहीं पहनते। साफे बांधने नहीं आते, पगड़ी बांधनी नहीं आती। हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा अपवाद हूं कि मुझे साफा बांधना आता है। आते तो लोग इसलिए नहीं सीखते कि बाल बिखर जाते, कहीं शादी ब्याह में जाते तो बांधने के लिए बुलाते। मैं खुद भी तैयार होकर खड़ा होता हूं, उनको पता है कि इनको बांधना आता है तो मुझे ले जाते हैं। बाल बिखरे तो बिखरे, लेकिन परंपरा है, संस्कृति है, चीजें सीखी हुई काम आती है, वैल्यू बढ़ती है इससे भी। चलो आगे बढ़ते हैं। परिधानों की बनावट। अच्छा, एक प्रश्न या परिधान शब्द से याद आया, परिधान नगरी किसे कहते हैं बताइए? ये प्रश्न बना हुआ है। अब देखो परिधान नगरी शब्द से ही प्रश्न बना था। वस्त्र नगरी से बनता तो सबको सही, सब सही कर लेते, लेकिन परिधान नगरी से बना तो कुछ जो है गलत करके है। ये वही है भैया, वस्त्र नगरी जो है वही परिधान नगरी है, भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान में पुरुषों के छपे हुए काम कढ़ाई वाले वस्त्र पहनने का चलन चल रहा है। इस तरह के सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी या पल्लों को लटका कर घुटने तक, पल्लों को लटका कर यानी वो ला रहे हैं ना, छौके वाली पैरन,
बिन के पल्ले को लटकाकर जो है वो घुटनों तक, और फिर धोती और जांघों पर लंबी अंगरखी पहनी जाती थी। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले परिधानों में भी अंतर होता था। तो ये इस तरीके की जो है वेशभूषाएं पहनी जाती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे आपके आरबीएससी में एक लाइन दे रखी है कि विभिन्न कल्पसूत्र के साक्षी, राजस्थान में चित्रित कल्पसूत्र ग्रंथों के सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधानों की सटीक जानकारी मिलती है। और इसमें राजाओं के मुकुट, पल्ले वाली पगड़ियां, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियां, मोटे अंगरखे विशेष रूप से दिखाए जाते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये इसी पे आधारित चित्र है सारे के सारे, कि ये इतनी तरह की वेशभूषाएं देखने को मिलती है। अब ये पल्ले वाला जो बार बार आ रहा है ना, पल्ले वाला साफा, इनके वो छोगो है ना, लारे तक यूं छोगो लटके, बिन के पल्ले वाला साफा। एक आवे मोर गलंगी वाला साफा। पगड़ियां भी बहुत तरह की होती है, बहुत सारी पगड़ियां हैं, अलग अलग, इनके अलग अलग नाम है सालिम शाही, अमर शाही, प्रताप शाही, गज शाही, बहुत सारे नाम है। और मेवाड़ के अंदर जो व्यक्ति पगड़ी बांधता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था छापदार। क्या कहते थे? छापदार कहते थे। चलो स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो टाबरों, अब यहाँ पे ये सारी पगड़ियां हैं। अब देखो ये अट्टापट्टी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, देखो खंजर गाल जोड़े, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही और शाहजहानी पगड़ी। अब इसमें क्या होता था, थोड़ी थोड़ी मतलब पहनने की, इन पगड़ियों को बांधने की थोड़ी थोड़ी जो है डिफरेंस देखने को मिलता था, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग, यानी कि बदलाव थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता था। लेकिन ये भाई साहब यहाँ पे है ना, नाम से प्रश्न पूछते हैं। किससे? ये सारे किसके प्रकार हैं? ये सारे किसके प्रकार है? अटापटी, विजय शाही, अमर शाही, फर्रुख शाही, शाहजहानी, ये सब किसके हैं? तो ये पगड़ियों के प्रकार है। ये किसके प्रकार है? यहां से ये लाइन पकड़नी है, प्रश्न क्या बनता है उस पर फोकस करना है। ये पगड़ियों के प्रकार है। और मैं आप लोगों को एक लिखवा दूं, चलिए एक लाइन लिखो कि मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? छापदार कहलाता था। क्या कहलाता था? छापदार। ठीक है। अब देखो, मुगलों के संपर्क में आने से राजस्थान के पुरुषों के परिधान में कई सारी विविधताएं देखने को मिली, और ये सारे नाम याद रखने जो आपको मैंने पगड़ियों के बता दिए। और अब तो भाई साहब याद हुई, यथार्थ सारा थान देखो, पूरा मॉडल ही प्रस्तुत कर दिया के अटापट्टी पगड़ी पेरियोड़ा भाई साहब है, ए शाहजहानी पगड़ी पेरियोड़ा है, ए अमर शाही है, ए चट्टापट्टी है। यहाँ तो याद रह जाए ना अब तो भाई साहब, उदय शाही, खंजर शाही, सारा का सारा। ठीक है। और देखो कि यहाँ पे जो है परिवेश, मतलब काम के अनुसार भी लोगों की पगड़ियां अलग अलग होती थी। जैसे कि सुनार का काम करने वाले आटे वाली पगड़ी पहनते थे। आजकल तो सोनी जी पहरे कौन, बहुत कम है जो सोनी जी पहनता हो। आजकल कौन पहरा भाई? आप पहला रही जो है चीजा भी माते आधारित है। और इसके अलावा जो है बंजारे जो होते थे वो मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। इनके देखो पट्टे मोटे हैं, मोटी पट्टेदार पगड़ी है, और इनकी आटे वाली पगड़ी है सुनारों की, ये ध्यान रखना है। और पैसे के अनुसार जो है ये भी काम में इनका अंतर होता था। तो ये भी आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है भाई साहब। क्लास क्या रोचक है कि नहीं, दिमाग में बैठे कि नहीं बता दियो है, दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? ठीक है, यूं बढ़िया नहीं दे, हमें भी नहीं बैठे नहीं तो यूं बढ़िया था कि बैठ ही नहीं सके वजह, वो ध्यान रखियो। ले स्क्रीनशॉट। चले देखो, ऋतुओं और उत्सवों के मतलब आधार पे आभूषणों का जो प्रभाव पड़ता था, या इनके अनुसार भी जो है अलग अलग चीजें हो जाती थी। जैसे मौसम के अनुसार रंग होते थे, ऋतुओं का बदलाव के साथ अलग अलग रंगीन पगड़ियां होती थी। तो इसमें क्या होता था, जैसे विवाह पे पहनते थे वो मोटड़े की पगड़ी होती थी। कैसी होती थी? मोटड़े की। मैंने अभी कहा था ना आपको, ऐसे पूरे मोर पंखी जैसी आती थी, तो ये मोटड़े की पगड़ी होती थी। अच्छा, श्रावण मास के अंदर लहरिये की पगड़ी होती थी। बहुत पूछा जाता है, ये देखो ये लहरिया है, अलग अलग जो लहरें बनी हुई होती थी, अलग अलग कलर आते हैं इसके अंदर, पचरंगी भी आता है, तो ये लहरिये की पगड़ियां हैं। दशहरे पे मदिल पगड़ी पहनी जाती है, और मदिल पगड़ी का रंग काला भी होता है, ये भी ध्यान रखना, काला रंग भी होता है मदिल का, काला रंग भी होता है, ये ध्यान रखना भाई साहब, है ना। और होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, देखो इस पगड़ी पे फूल पत्ती की छपाई की हुई है, तो ये फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी को पहनी जाती थी, होली पर पहनी जाती थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां से बहुत बार पूछा जाता है कि पगड़ी के ऊपर जो आभूषण लगाए जाते हैं, पगड़ी पे भी आभूषण होते हैं, शोभा बढ़ाने के लिए कलंगी वगैरह लगाते हैं ना, तो ये भी आभूषण होते हैं, और इनके नाम पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये देखो तुर्रा, ये तुर्रा इस तरीके का होता है जिसको अपन कलंगी बोलते हैं। ये होता है सरपेच, ये आगे लगता है यहाँ सरपेच,
फिर आता है एक बालाबंदी आता है, वो इस तरीके का दुगदुगी होता है, वो भी ध्यान रखना है। गोस पेच होता है, एक पछेवड़ी होता है, लटकन होती है और फत पेच होता है। अब मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने ये चीज, मुझे ये सारी पता है कि ये सारे पगड़ियों के आभूषण है, लेकिन जब आप लोगों के लिए स्लाइड्स बना रहा था तभी मुझे भी ये चीजें देखने को मिली और मुझे भी ये पता चला कि अच्छा इनमें इतना जो है अंतर है, इतनी बारीकी से। और देखो इंसान हमेशा सीखता रहता है, मैं तो यही मानता हूं कि इंसान जब यदि ये समझ ले कि मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो समझ लो कि वहीं पे इंसान का खेल खत्म है। तो हमेशा सीखने की गुंजाइश होनी चाहिए। मैंने खुद ने आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाते बनाते ये चीजें सीखी कि अच्छा ये सरपेच इस तरह का होता है, दुगदुगी इस तरह की होती है, बालाबंदी ऐसा होता है, लटकन ऐसी होती है। तो ये चीजें भाई साहब याद रखना, ये कि अब तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब आपको पूछ लेंगे, आपको पता है कि पगड़ी के आभूषण है, हमने तो देखे हैं, आप यूं कह सकते हो कि हमने तो देखे हैं। हम तो उन भाग्यशाली बच्चों में से जिन्होंने सिर्फ ये पढ़ा नहीं, ये देखा भी है कि ये चीज ऐसी होती है। देखो उच्च वर्ग का पहनावा, समाज के उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो सिर पर चीरा और फेंटा बांधते हैं। ये भी आप लोगों के 10वीं किताब में दे रखा है ऐसे कैसे। तो वो क्या करते हैं, चीरा और फेंटा। हालांकि फेंटा भी है ना, माथे पे पहनने वाले पगड़ी को ही कहा जाता है फेंटा। ठीक है, फेंटा, खपटा, ये सारी चीजें जो है, साफा, ये सब चीजें पगड़ी के ही नाम है अलग अलग। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लो। पगड़ी और घना नाम है रे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो पगड़ी का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व क्या है। पगड़ी क्या होती है, अपनी आन बान और शान समझी जाती है पगड़ी। कई बार देखा ना कि पिक्चर में आप सीन देखा या जो है सोशल मीडिया में जो वीडियो देखा कि कोई भी मतलब आदमी यदि सापो खोल किने धके राख रही हो, यानी कि बिना के कोई इलाज में नहीं बचियो है, यानी कि वो अपना सम्मान, अपना आत्मसम्मान जो है वो सामने रख रहा है। तो ये होता है साफा, जो प्रतीक होता है ना, वो अपने कैसा होता है, आत्मसम्मान का प्रतीक है। राजस्थानी वस्त्रों में पगड़ी का स्थान सर्वोच्च है, इसीलिए तो सिर पे पहनी जाती है। आत्मसम्मान और गौरव की रक्षा में आज भी यहाँ पगड़ी की लाज रखना जैसी कहावत प्रचलित है। आत्मसम्मान का प्रतीक है भाई साहब, पगड़ी क्या है, आत्मसम्मान का प्रतीक है। पगड़ी उछाल दी किसी की, यानी कि इज्जत उछाल दी किसी की। आपके मुहावरे कहावत है, ये भी चलता है। व्यवहारिक और सामाजिक उपयोग देखो, ये तेज धूप में सिर की रक्षा करने के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना की भी रक्षा करती है। अच्छा कोई हेलमेट पहन नहीं गयो, मान लो भूल गयो और कट जा रही हो और बाई चांस छोटी मोटी कोई दुर्घटना होगी तो भी पगड़ी में बच सके। एक तो डायरेक्ट उंगाड़े माथे पड़े है, रोड माथे पड़ के उंगाड़े माथे डायरेक्ट ही माथो घसी जाए। एक पगड़ी पहरी ओढ़े तो एक बार सीधो झटको नहीं लागे। तो पगड़ी के बहुत सारे लाभ है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी भी थोड़ी सी जैसे उम्र बढ़ जाए बाद में जो है मैं भी पगड़ी पहननी शुरू करूँ, है कोई एक बढ़िया सी चूज करे और उसके बाद यूं भी माथे बाल उड़न लग गया है, या थोड़े दिन बाद में धौला आने लग जाए है, यूं भी पटावा जन लारूम दिखे। मैं भी कई बार क्लास देखूंगा, हाँ अब तो भैया उड़ने लग गए अपने भी, तो इसका मतलब फिर अपने भी फिर पगड़ी पहनेंगे। है दाढ़ी तो बढ़िया आ गई है, पगड़ी में दाढ़ी लागी भी बढ़िया, तो कभी ट्राई करा। और मैं पैरों मतलब पंजाबी पगड़ी अच्छी लगती है, मेरे चेहरे पे जमती भी है, मैं देखी हुई है पहन के। तो क्या पता आने वाले समय में आप लोगों को ऐसे कोई यहाँ पे पंजाबी भाई साहब पटाते हुए दिखे तो डरना मत। सम्मान की प्रथा है। राजस्थान में विवाह आदि मांगलिक उत्सवों पर मेहमानों को पगड़ी बांधकर सम्मान देने की प्रथा आज भी पूरी तरीके से मनाई जाती है। अच्छा ये तो मान सम्मान देने की तो प्रथा है ही। अब आप मान लीजिए आप में से कोई सिलेक्शन लेकर आता है, हम भी आप लोगों को छापा पहनाते हैं, पगड़ी पहनाते हैं। कहीं भी कोई जाता है तो उसका मान सम्मान कैसे किया जाता है, हम भी कहीं गए जिसने मान सम्मान से बुलाया तो वो आदर सत्कार कैसे करते हैं, वो पगड़ी पहना के छापा पहना के करते हैं। यानी कि भैया यहाँ पे जो चीज आती है ना, वो आपका मान सम्मान आदर बढ़ाती है भाई। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट लो, बजे आगे बढ़ा। और पगड़ी हुई इतनी डिटेल में थे नहीं पढ़ सको, आज बहुत डिटेल में बढ़िया पर। अब बढ़ते हैं अपने पुरुषों के अन्य वस्त्रों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है अंगर की। अंगर की यानी कि ऊपर पहने जाने वाला, कमीज नहीं कह सकते, कमीज से थोड़ी लंबी होती है अंगर की। अच्छा कमीज तो समझो ना, वो कमीज ही है भाई साहब, इनका बुशर्ट। ठीक है, और कमीज बुशर्ट शर्ट कह देते हैं अपन। फिर आ जाता है टी गले का, आता है वो टी गले का कोई शर्ट आता है ऐसे, यहाँ पूरा बटन नहीं आते और टी आता है, यानी कि टी जैसा दिखता है ना, ये टी दिखता है पूरा, उसको बोलते हैं टी शर्ट। तो टी शर्ट भी ऐसे नाम पड़ा है, टी जैसा दिखता है और ऐसा शर्ट है, वो टी शर्ट है। अब इनका बुशर्ट है, ये देसी भाषा के शब्द है। तो देखो परिवर्तन और विविध नाम देखिए कि सामान्य जनता का प्रमुख पहनावा जो है अंगर की समय के साथ बदलता गया, जिसके कई प्रकार और आकारों में मतलब बदलाव आने लगे। कि इन्हें जो है तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि नामों से पुकारा जाता है। ये नाम ही तो आप लोगों को याद करना है।
कि ये नाम ही तो याद रहना चाहिए कि ये किसके नाम है, ऐसा पूछता है एग्जामिनर। क्या पूछता है कि ये किसके प्रकार है, किसके नाम है। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, तन, सुख, दुत्तई, गाबा, डोड़ी, ये सब जो है ये अंगरकी के नाम है। बुगतरी इसका सबसे प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं इसको, तनसुख कहा जाता है। ये तनसुख का प्रकार भी देख लो, दुत्तई कहते हैं। ठीक है, साथ साथ प्रकार देखते जाओ। गाबा, गाबा तो हालांकि कपड़ा जी का भी मैंने जिन मारवाड़ी गोड़वाड़ी में गाबा ही गए। गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला, ये सब इसके नाम है। ये सब इसके नाम है, किसके, अंगरकी के। और अंगरकी को भाई साहब मैं बताऊं आप लोगों को क्या कहते हैं, बुगतरी। बुगतरी भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए शीतकाल के अंदर सर्दी के जो वस्त्र होते हैं वो भी ध्यान रखना है। सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए अंगरकियों में रुई भरी जाती है। अंगरकियों के अंदर क्या कर देते हैं, रुई भर देते हैं। मतलब जो है अंदर रुई भरने से क्या होगा, ठंड जो है सीधी नहीं आएगी, तो रुई भर देते हैं। इसके अलावा खेसले जो है ओढ़े जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर जैसे कि क्या होती है, रुई भरी हुई होती है अंगरकी के अंदर, तो ठंड सीधी नहीं लगती। खेस होते हैं, खेस यानी कि खेसले ओढ़े जाते हैं, ये इसको बोलते हैं खेसला। कहाँ के प्रसिद्ध होते हैं खेसले, खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, लेटा जालोर के प्रसिद्ध है। ये खेस जो है ना, ये खेस ध्यान रखना, लेटा, लेटा, लेटा कहाँ है, जालोर से 5 किलोमीटर दूर है। लेटा जालोर के खेसले प्रसिद्ध है। ये क्या है, साल है, सॉल। ठीक है, सॉल तो सभी जानते हो, सॉल ओढ़ा के भी सम्मान किया जाता है। ये पामड़ी, पामड़ी भी सॉल के जैसा ही होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि खेसले, लेटा, पामड़ी, साल, ये लेटा नहीं, लेटा में तो मिलते हैं खेसले। ठीक है, खेसले, पामड़ी, साल, और यहाँ पे ये ध्यान रखना अंगरकी के अंदर रुई भर देते थे। ये भी सर्दी में बचाव के रूप में काम में ली जाती थी। तो पुरुषों के वस्त्र तो आपने पहने नहीं होंगे जितने मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो याद रखना, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक भाई, आधुनिक वस्त्र ए आया, देखो ए हमें अपा ए सब पैरा फॉर्मल है। आजकल तो वो चौड़ी वाली जींस से और आ गई आजकल। मैं अभी बीच में गया था कपड़े लेने, तो कपड़े वाला वो जिसने बताई, तो वो सारी ऐसी जींस बता रहा है जो मतलब ऐसी बेल बॉटम तो नहीं वो कह सकते, वो तो थोड़ी ऊपर से टाइट नीचे से चौड़ी, वो तो पूरी ऐसे आने लग गई। उसको बोलते भी क्या, वो भी मुझे तो आजकल ध्यान नहीं रहता। मैं भी आप लोगों के जैसे यंग जनरेशन का हूं, लेकिन फिर भी इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि ध्यान देने के लिए टाइम नहीं होता। तो वो ऐसी देने लगा, मैंने पहन के देखी, मैं कि भाई साहब मैं टीचर आदमी आ, माने ऐसो भाई कौन दे, तो भाई नॉर्मल बता दे। जो नॉर्मल पहरा था, क्या गुरुजी वो तो क्या आनी बंद होगी, वो तो आती नहीं है, यही आती है आज। अरे मैं कि कर्म ठोक, यही आती है का क्या मतलब है। सब तरह के लोग आते हैं, आप कोई बुजुर्ग आदमी आ गया तो उनको ये पहना के भेजोगे क्या कि यही आती है। तेरे पास नहीं है तो अलग बात है भाई, यही आती है का क्या मतलब है। हमारे जड़ा कोई मास्टर आदमी भी तो आवे तो बाणे भी तो सही ढंगी भी तो कपड़ा बता दिया कर। तो बट ले नहीं पाया क्योंकि बिन पाड़े तो वही है। आजकल नई नई फैशन चले अलग अलग, फाटोड़ी अब्बा पैरा कौन, एड़ी चौड़ी वाली भी पैरा कौन। तो अपा नॉर्मल जो आ जाए वही ठीक है। हालांकि मैं तो समय के साथ में चलता हूँ, लेकिन इतना भी बदलाव नहीं कि भाई साहब मैंने गज जाए। देखो तो ये आधुनिक वस्त्र है। अब पैंट बुशर्ट में क्या था ना, हम जावा जींस टी शर्ट, पैंट शर्ट, फॉर्मल वगैरह ये सारे हैं। तो वर्तमान समय में पुरुषों के पहनावे के मामले में लगभग पूरे भारत में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव हो गया है। पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव, वेस्टर्न क्लोथिंग, इन्होंने जगह ले ली है। पैंट कमीज ने सभी जगह जो है यही सहूलियत रहती है, इसलिए इसमें ही। और आजकल तो भाई साहब ये भी कम देखने मिलते हैं, चड्डे टी शर्ट में ही देखने को मिलते हैं ज्यादातर है लोग। इतने के पंपाड़ कौन करे, चड्डे टी शर्ट में ही पूरे मार्केट में घूम लेते हैं। पहले मैं बताऊं तो लगभग 5-6 साल पहले मैं भी चड्डा पहन के, मतलब नेकर पहन के जो है मार्केट में चक्कर काट आ जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही अपने ये चैनल वैनल बन गया, और उसके बाद में भाई साहब तो जा ही नहीं सका मार्केट। नहीं तो स्टूडेंट सारा ही, हम तो बस शर्म आवे खुद नहीं। तो यही बात अपार तो मतलब आदत सुधर गई इस चक्कर में। तो अपा तो मैं लोअर पहन चला जावा गया भाई, पजामा पहन के चले जाओ सबसे बेस्ट है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, देखिए राजस्थानी पहचान क्या है। इस आधुनिक बदलाव के बाद भी राजस्थान का पारंपरिक बंद गला जोधपुरी कोट, ये यहाँ की राज्य की, ये अपने जो है पहचान है जोधपुरी कोट। तो राष्ट्रीय पोशाक भी कहते हैं इसको। तो जोधपुरी कोट आज भी फैशन की दुनिया में पूरी तरीके से स्थान बनाए हुए। यानी बंद गले का जो अपन देखते हैं ना ऐसे, तो कहते हैं जोधपुरी बता। तो जोधपुरी में भाई साहब क्या लगता है आदमी टनाटन एकदम बढ़िया। तो जोधपुरी कोट आज भी मान सम्मान के मामले में मतलब पेट में वृद्धि कर दिया करे, पेट बढ़ा दिया करे। ठीक है, तो ये लो स्क्रीनशॉट। पुरुषों की वेशभूषा पूरी हुई आपके, स्त्रियों की वेशभूषा देखते हैं अभी। ठीक है, देखिए अब आते हैं स्त्री परिधान पे। देखो पुरुषों की तरह स्त्रियों के परिधान के भी अनेक प्रमाण मिलते हैं।
प्राचीन प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी जो वर्तमान में घाघरा के रूप में प्रचलित है। यानी कमर से नीचे जो पहना जाता है ये होता है घाघरा। ठीक है, ये क्या है? घाघरा है। आपके कक्षा 10 की किताब पे पूरी तरीके से आधारित चल रहे हैं। आप बिल्कुल 1% मन में संदेह मत लाना किसी भी चीज से। देखो, सजावट और कारीगरी। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण यानी कि सजावट, छपाई और कसीदे कढ़ाई का काम प्रचलित हो गया था। पूछ सकते हैं भाई साहब ये काल देखे कि पूर्व मध्यकाल, ये ध्यान रखना। और ये परंपरा आज भी राजस्थान की घुमक्कड़ जातियों और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में देखी जाती है। ये कसीदाकारी है। ये क्या है? ये कसीदाकारी है। कसीदाकारी के अंदर रूमा देवी बाड़मेर बहुत चर्चित नाम, और उन्होंने मतलब महिलाओं को बहुत ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवा दिया इसके। ये देखो, कसीदा ऐसे निकाला जाता है। तो रोजगार उपलब्ध करवाने के अंदर रूमा देवी का नाम बहुत मतलब आदर से लिया जाता है, और उन्होंने बहुत अच्छा इस क्षेत्र में काम किया है। लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखो घाघरा और कुर्ती। यहाँ पे देखो, ये जो मतलब दिख रहा है आप लोगों को, ये कांचली कहते हैं। ये कांचली यहाँ पे ये दिख रहा है, अंगिया भी बोलते हैं इसको, कुर्ती। मतलब ये जो है कांचली बाहें वाली होती है, उसके ऊपर पहनते हैं कुर्ती। कुर्ती हाफ बाह वाली होती है, वो उसके ऊपर पहनते हैं। राजपूती पोशाकों के अंदर भी ये चीज चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रारंभ में कमर पे लपेटा जाने वाला अधोवस्त्र ही कालांतर में घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। कलियों वाला घाघरा क्या कहते हैं? उसमें फूल की कलियां होती है क्या? नहीं, कलियां काटी जाती है जब ये वस्त्र बना रहे होते हैं। अब मुझे इतनी जानकारी कैसे बताइए? क्योंकि मेरे जो माताजी है वो सिलाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और जो उनके खुद के कपड़े और मेरे श्रीमती जी के कपड़े और वही देखते हैं, सिलते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए बचपन से ये चीजें देखने हैं। गट्टी लेवने तो घना जाता मैं है, जो मैचिंग कपड़ों देन मम्मी जी भेज देता, तो गट्टी लेन मैचिंग एकदम मैचिंग कर लेना था। भी होशियार तो मैचिंग कर लेके आते। तो इसमें जो है देखो, जितनी चीजें आप देखते हो उतनी सीखते हो, और घर परिवार से चीजें बहुत अच्छी सीखी जा सकती है। तो ये चीज है कि ये कलियां क्या होती है? कलियां क्या होती है? उनकी जो कटिंग करती है। अब ये बहनें मेरी जितनी क्लास देख रही है ना, उनको सबको बताया रहे यार सर बिल्कुल सही बता रहे हैं, छोरा तो ध्यान दे ही कौन रहे। तो इसमें जो है कलियां, कली वाला कहते हैं, कली में क्या घेर अच्छा होता है, तो कलियां जो है वो जोड़ के फिर जो है ये गागरी बनाई जाती है। तो ये कली वाला घेरदार गागरा होता है। क्या होता है? कली वाला घेरदार गागरा बन जाता है, जिसका छोटा रूप लहंगा कहलाता है। अब इसके साथ ऊपर पहने जाने वस्त्रों में कुर्ती प्रमुख है, जिसका मारवाड़ में आज भी प्रचलन है। और कुर्ती के नीचे बाह वाली अंगिया यानी कि कांचली पहनी जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा ये है ना, ये एरो गड़बड़ है। एरो को यहाँ पे ये ले लेना, यहाँ पे कांचली के अंदर यहाँ से एरो आएगा। ठीक है, और कुर्ती जो है इसके ऊपर आती है, हाफ बाह वाली आती है। स्लीवलेस कह सकते हो आप। साड़ियों के विविध नाम अलग अलग। अब देखो, साड़ियों के भी नाम है, और साड़ियों के नाम से भी प्रश्न बनता है। अच्छा, आरबीएससी अपनी जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक है उसके अंदर तो भाई साहब सारी चीजें दे रखी है। ये देखो, ये इसका कवर आप देख ही लो। इसके अंदर तो जब आप ये चीज पढ़ रहे हो, अब मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, और इसमें समझ में नहीं आएगी प्रश्न कैसे बनेंगे और क्या ऑप्शन कैसे आ सकते हैं, उसमें ये काम आएगी आपके। और ये तो भाई पूरी 9 तपे में गर्मी नहीं बढ़ी जितनी तो इसने गर्मी बढ़ा दी। अभी भी विद्यार्थियों को मिल नहीं रही है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई स्टॉक कितना शॉर्ट हो रहा है। तो राजस्थान में साड़ियों के कई नामों से जाना जाता है। साड़ियों के बहुत सारे नाम है। चोल, निचोल, पट्ट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, धोरावाली। और ये सारे जो ये देखो, ये सब नाम है इसके। चोल, निचोल, पट्ट, दुकुल, चुंदड़ी। चुंदड़ी क्या होती है कि थोड़ी सी मतलब वो बिंदियां होती है उसके अंदर। फिर ये लहरिया, लहरिया में तो मतलब ये ध्यान रखना कि लहर वाली जो डिजाइन होती है वो। ओढ़नी, और इसके बाद में धोरावाली। ये सारे नाम याद रखने हैं आपको। इसमें चुंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी है। और एक आप लोगों को पता है कोटा डोरिया। एक कोटा डोरिया, डोरिया की भी, डोरिया कपड़ा आता है ऐसे जाली वाला, जाली जैसा दिखता है। तो कोटा डोरिया को तो जीआई टैग भी मिला है। कैथून कोटा का है ये प्रसिद्ध, इसे तो जीआई टैग भी मिल चुका है। भाई साहब चिंता ही मत करो, आपको जीआई टैग का आपके छठी में चैप्टर है, और जीआई टैग वाला चैप्टर में पढ़ा भी चुका हूं। ये मत सोचना जीआई टैग वाला जब नया छठी में जुड़ा है ना, मैंने पढ़ा दिया है। नहीं विश्वास? नहीं विश्वास? चलो, ये क्लास पूरी होते ही सर्च करना जीआई टैग कक्षा 6 आरबीएससी चैप्टर बाय जीजीडी या गौरव सर। ठीक है, पहले नंबर माते जी। अरे जीआई टैग मैं थन करा चुके, नया जुड़ तो ही करा दियो तो थे ध्यान कौन दो इंगो के मतलब है। तो ये ध्यान रखना, ये साड़ियों के नाम है। ले स्क्रीनशॉट। राजस्थान में स्त्रियों के पहनावे के लिए कई तरह के कपड़े काम में लिए जाते हैं। कपड़ों की बनावट, रंग, कारीगरी और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग प्रचलित है। अब ये देखो, ये सारे भाई प्रकार बढ़िया नहीं हो सके क्लास। इस मामले में जो है
कपड़े और ये चीजें ये देखोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे। मैंने भी खूब जो है बिना चित्रों वाली भी क्लासें आप लोगों को लिख लिख के भी खूब दी है, लेकिन ये चीज जो है ये अलग है भाई। ये ऐसे पढ़ाने वाले हमें भी मिल जाते तो काश हम भी सोचते कि यार वास्तव में धन्य हो जाते कि इतनी इतनी मेहनत करके कोई पढ़ा जाए। तो यहाँ पे देखो जमादानी क्या होती है, चीज साथ साथ देखते चलो। खीमकाब किसे कहा जाता है, टसर, टसर क्या होती है, रेशम, रेशमी होती है एक तरह की। छींट, मलमल, ठीक है, मखमल, मलमल अलग है, मखमल अलग है। मखमल यानी वेलवेट ही, पूरा वेलवेट। पारचा, ये पारचा है। ये मसरू, ये चीक, ये इलायची, ये महमूदे चीक, ये मीरे बादला, ये नौरंग शाही, ये बहादुर शाही, ये फरूक शाही, ये बाफ्ता, ये मौज जामा और ये गंगा जली। भाई ये सारी डिजाइन अलग अलग है ना, तो इनके नाम अलग अलग है। ये फरूक शाही सीट, ठीक है, ये सारे नाम अलग अलग चलते हैं। मैं कह रहा हूँ स्लाइड बनाते बनाते मुझे खुद कई सारी चीजें जो है सीखने को मिली। ये सारे नाम के अनुसार ये चीजें चलती है। तो ये ध्यान रखना, प्रचलित कपड़ों के अंदर ये सारे नाम तो है ही। ये यहाँ से तो क्या याद करोगे, यहाँ से याद करो सीधा ही, चित्र देख के याद करो सीधा ही, है बहुत बढ़िया तरीके में याद हो जाए ये चीजें। तो ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं कि कारखाने और कार्य की सवाई जय सिंह द्वारा। अब यहाँ पे सवाई जय सिंह ध्यान रखना, क्योंकि इनके समय में कारखाने पूछे जाते हैं। सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित, सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से वस्त्रों से संबंधित प्रमुख कारखाने, यानी इनके द्वारा कुल स्थापित कारखाने कितने थे, 36। ये भी प्रश्न बन चुका है ऐसे कैसे। 36 कारखाने सवाई जय सिंह के समय स्थापित थे, जिसमें से कपड़ों से संबंधित कौन से थे, तो देखो सीवन खाना, सीवन खाना यानी सिलाई होती थी यहाँ पे सीवन खाना के अंदर। रंग खाना तो कपड़ों की रंगाई होते थे, देखो रंग रहे यहाँ पे, ये रंग खाना, ये रंग खाना, ये सीवन खाना। और छापा खाना, जहां पे जो है ठप्पे लगाए जाते थे, छाप लगाई जाती थी, तो ये कपड़ों की छपाई होती थी। तो 3 तरह के ध्यान रखना, सीवन खाना, रंग खाना और छापा खाना। ये 36 में से 3 जो है इनसे संबंधित होते थे, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब क्या ध्यान रखोगे कि रंगाई का कार्य, रंगाई के कार्य कौन करते हैं, रंगरेज होते हैं। रंगरेज होते हैं जिन्हें छीपा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छीपा भी बोलते हैं। और नीलगर, क्या बोलते हैं, नीलगर, नीलगर या रंगरेज जो है वो रंगाई का काम करते हैं स्पेशली। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियां, साफे, ओढ़नी, घाघरे, अंगर की प्रमुख है। अच्छा मैं खुद मैंने मतलब कोई कलर मतलब शर्ट पहननी है और मन मतलब नहीं मिल रही है ढंगी, तो मैं क्या करिया करूं, मैं व्हाइट शर्ट ले आऊं और रंगरेज ने दे दूं और कलर बता दूंगा ये कलर ब्लैक ही करनी है चाहे, लेकिन फिटिंग में अच्छी है ला के दे देते और अपने मनपसंद का कलर हो जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे गिरे। मैंने मेरी खुद की शादी में है, मेरी खुद की शादी में मैंने मेरे साफे सारे के सारे जो है रंगवाए थे कपड़ों के हिसाब से मैचिंग। तो रंगरेज जो है मैंने खूब काम में लिया, रंगरेजों को बहुत सारा काम दिया है। यहाँ पे देखो इनमें क्या ध्यान रखना है, आप रंगाई के प्रमुख जो है प्रकार ध्यान रखना है कि रंगाई के प्रकार में पोंचा, लहरिया, चुनरी और इसके अलावा चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा, धनक आदि विभिन्न तरह की जो है बातें रंगी जाती है। पोंचा, लहरिया, चुनरी, चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा, धनक। ये देखो चौकड़ी का जाल दिख रहा है, ये चौकड़ी का जाल है पूरा, ये सिर्फ चौकड़ी है। ये चुनरी है, ये चुनरी है, ठीक है, ये लहरिया है, ये पोंचा है। अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं देखकर सीखो। थार टापर भी यदि देखी ना बेबी सीख जाई, बेबी थो होशियार बन सके। कह रहे हाँ मम्मी ये तो मुझे भी समझ में आ गया, हाँ पापा ये तो मुझे भी पता चल गया, लहरिया कैसा होता है, पोंचा कैसा होता है, चौकड़ी कैसी होती है। ये तो मतलब छोटे बच्चों वाली क्लासें चल रही है। और छोटे बच्चे आपको पता है बहुत जल्दी सीखते हैं चीजें। अपने को भी छोटा बच्चा बनना है यहाँ पे, जल्दी जल्दी सीखनी है चीजें, जल्दी जल्दी याद करनी है और अधिक समय तक याद रखनी है। तो ये सारे ध्यान रखने हैं भाई साहब आपको। ले स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखो पोमचा। पोमचा का अर्थ क्या होता है, कमल के फूल से अभिप्राय वाली ओढ़नी। क्या होता है, कमल के फूल से अभिप्राय वाली ओढ़नी। नवजात शिशु के जन्म पे मातृ पक्ष पियर की ओर से पोमचा देने की परंपरा है। और बेटे के जन्म पे पीला पोमचा और बेटी के जन्म पे गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। दोनों ही ध्यान रखना है, दोनों ही ध्यान रखना है। बेटे के जन्म पे कैसा, पीला, बेटी के जन्म पे गुलाबी पोमचा। देखो बेटी हुई है, ये हमारे मिष्टी जैसी, देखो मिष्टी मेरी छोटी बेटी है तो मिष्टी जैसी दिख रही है ये। और ये बेटे के जन्म पे जो है पीला पोंचा दिया जाता है, बेटी के जन्म पे जो है गुलाबी पोंचा दिया जाता है। लहरिया के रंग और महत्व देखिए। श्रावण मास में तीज के अवसर पर स्त्रियां लहरिया पहनती है। तीज के अवसर पर लहरिया पहना जाता है, ये ध्यान रखना। तीज के अवसर पर लहरिया पहनती है और लहरिया पगड़ी पहनते हैं पुरुष। लहरिया 1 2 3 5 और 7 रंगों का बनता है, ठीक है। 1 2 3 5 और 7, 3 5 7 यानी विषम है, 1 और 2 ध्यान रख लेना, ठीक है। 5 संख्या शुभ होने के कारण मांगलिक अवसरों पर पचरंगी लहरिया अपन क्या अभी के सांपों कड़ो लड़ो पचरंगी लाइए।
और पचरंगी छापो भाई साहब लागे भी बहुत बढ़िया जोरदार फाबे, ठीक है। तो फब्दा अच्छा है, हिंदी में भी कहते हैं फब्दा अच्छा है, मारवाड़ी के फाबे बढ़िया। तो ये पचरंगी जो है लहरिये की अलग ही महत्ता है। अब यहाँ पे देखें आपकी लहरिया के रंगों के प्रकार, ये एक रंग का लहरिया, देखो इसमें एक ही रंग है, ये दो रंग का लहरिया, इसमें जो है आप देखो कि हरा भी है पीला भी है, सफेद लाइनें सब में चलेगी वो मत देखना। ये 3 रंग का है, इसमें 3 रंगी लहरिया, ये 5 रंग का पचरंगी है, और ये 7 रंग का। तो यहाँ पे जो है रंगों के आधार पे लहरिया जो है वो भी बताया है। और ये परंपराएं क्या है, राजस्थान की समृद्ध वस्त्र संपत्ति, लोक आस्था और सामाजिक परंपराओं का सुंदर उदाहरण है। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लहरिया की शैलियां देखिए, यहां से प्रश्न बनता है आप लोगों के, लहरिया की शैलियों से बनता है, ठीक है, कि लहरिया क्या है, मोठड़ा क्या है, ये चीजें पूछी जाती है। तो साहित्य में प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख मिलता है। अब पूछ ले कि साहित्य के अंदर या रचनाओं के अंदर या आप लोगों की किताबों के अंदर कौन से लहरिया का उल्लेख मिलता है, तब आप लोगों को आना चाहिए कि उसमें प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख मिलता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लग रहा है इजी है अभी, लेकिन जब बढ़ेगा ना तब आप लोग सबसे आगे होंगे। तो साहित्यों के अंदर प्रतापशाही, जयपुर के रंगरेज राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं होती थी। ये देखो ये तो है प्रतापशाही लहरिया, ये है राजाशाही गुलाबी रंग की जो है आड़ी रेखाएं होती थी। और समुद्र लहर के अंदर थोड़ी सी धारें जो है समुद्र के जैसे कलर की, लेकिन थोड़ी चौड़ी होती थी, ठीक है। जयपुर में चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियों वाला समुद्र लहर का लहरिया भी रंगा जाता था। ये समुद्र लहर का लहरिया, मतलब 3 तरह के जो आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रतापशाही है, एक तो प्रतापशाही, एक राजाशाही और एक समुद्र लहर का है। प्रतापशाही साहित्य के अंदर राजाशाही जो है ये ध्यान रखना गुलाबी रंग की रेखाएं होती थी, और जयपुर चौड़ी धारियों वाली होती थी, तो वो है समुद्र लहर का लहरिया। अब आओ भैया नंबर 2 पॉइंट पे, लहरिया और मोठड़ा में क्या अंतर होता है। सीधा सच सामने देखो, अंतर जान जाओ, कहीं कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये है कि लहरिया में एक तरफ ही लहरें चलती थी, ये सीधी लहरें चल रही है, इसमें एक तरफ नहीं दोनों तरफ चलती है, यानी कि क्रॉस में काटती है। तो ये है लहरिया और मोठड़ा का अंतर, क्या लहरिया में सीधी है और उसमें काट रही है। तो देखो यदि आड़ी धारियां केवल एक और हो तो लहरिया है, यदि धारियां दोनों और एक दूसरे को काटे तो मोठड़ा है। और सबसे बढ़िया अंतर और सबसे बढ़िया तरीका क्या आप लोगों ने सीख लिया, अब आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि लहरिया क्या है मोठड़ा क्या है, ठीक है। अब देखो चुंदड़ी, चुंदड़ी जो है बंदेज, बंदेज क्या होता है, बांधो और रंगो, छोटी छोटी जो है धागे से जो है टिपकियां ऐसी बनाई जाती थी, इसको बोला जाता है टाई एंड डाई, क्या बांधो और रंगो, टाई एंड डाई। तो बंदेज क्या है, बद्ध, यानी कि बंदेज तकनीक चुनरी सर्वाधिक लोकप्रिय है, जोधाना जोधपुर की बनी हुई चुनरी। देखो बंदेज एक तो जोधपुर की एक जयपुर की, दोनों जगह की प्रसिद्ध है। जोधपुर की बनी हुई चुनरी के रंग चमकीले टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है, और शेखावाटी सीकर के अंदर जो बंदेज की गिनती भी बहुत बारीक बंदेजों में होती है, ठीक है। यहाँ क्या है, इसमें उंगलियों से पकड़ना, इस पे काम कैसे होता है, उंगलियों से पकड़ते हैं, तो देखो उंगलियों से पकड़ना, धागे को कसकर बांधना, फिर छोटी छोटी ऐसे मतलब बना के और धागे को कसकर बांधा जाता था, और फिर क्या होता कि उसको रंग में डालते, रंगाई करते। तो क्या होता, जहां पे धागा बंधा हुआ है वो कपड़ा नहीं रंगता था, वो धागा रंगता लेकिन कपड़ा अंदर से नहीं रंगता था। फिर जब भी ये धागे खोलते तो वो रह जाता था प्लेन, जैसे कि वो व्हाइट रह गया और बाकी पूरा रंग जाएगा। इस तरीके से बंदेज पे काम होता है, ठीक है। फिर रंगाई करते हैं, खोलने पर सुंदर बंदेज तैयार हो जाती। जोधाना जोधपुर की बंदेज, सीकर शेखावाटी की बंदेज बारीक बंदेजों के अंदर मानी जाती है। इसके अलावा जयपुर की बंदेज भी बहुत प्रसिद्ध है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बंदेज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। लो स्क्रीनशॉट लो, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ भाई साहब ये क्लास पूरी हुई, और मैं फिर कह रहा हूं ये वस्तुनिष्ठ पुस्तक आपकी पाठ्य सामग्री के अंदर शामिल कर लेना। ऐसा नहीं हो कि आप घूमते ही चले जाओ और ये आप इससे वंचित रह जाओ, हालांकि मिलेगी, सप्लाई दुरुस्त हो जाएगी, सबको मिलेगी, चिंता मत करो। लेकिन अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास कैसी रही, मतलब चीजें देखकर समझ में आई या नहीं। तो भाई साहब और भी मेहनत की जाए, क्योंकि इन चीजों के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीजें जो है पूरा दिन लग जाता है इनको व्यवस्थित तरीके से संकलित करने में, स्लाइड्स बनाने में, ये सारी चीजें। तो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें हौसला देती है, इस बात को आप मानकर चलना। और भी मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आती रहनी चाहिए कि क्लास कैसी लग रही है, कितना याद हो रहा है, कितनी असरदार है। तो और भी आनंद आता है कि हाँ दूसरे लोग भी आते हैं देखने के लिए। कई देखो YouTube सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी आ सकता है, किसी भी कोचिंग का मास्टर कोई भी आके देखता है कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, बच्चों की प्रतिक्रिया क्या है। तो आपकी प्रतिक्रियाओं से एक शिक्षक की काबिलियत आंकी जाती है, तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।